अपनी वीडियोस के लिए आपसे पैसे नहीं लूँगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा जापान। जापान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री है और आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है क्योंकि जापान की सरकार बहुत हद तक चिंतित है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब ऑफिशियली जापान को कह चुका है कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक आपकी धरती पर रहकर आपके देश की रक्षा करते रहें। यहाँ पे आप देखेंगे द जापान टाइम्स का आर्टिकल है, जापान एंड यूएस टू स्टार्ट फॉर्मल टॉक्स ऑन ट्रूप होस्टिंग कॉस्ट्स। और यहाँ पे एक और आर्टिकल है, वॉशिंगटन अब ज्यादा पैसा चाहता है प्रोटेक्शन के नाम पर। अब डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय द वे क्वेश्चन पूछूंगा सिंस हम यहाँ पे जापान की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में आपको पता है बहुत से फीचर्स हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं और इनमें से कई आर्टिकल्स, कई आइडियाज, कई कॉन्सेप्ट हमने बोरो किए हैं दुनिया भर के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोरो किया था, नीचे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो सब लोग। इसका सही उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर यूपीएससी 2021-22 की तैयारी ढंग से करनी है, एक बार चाहते हो कि प्रॉपर अटेम्प्ट दूं, सो गो फॉर अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज थॉरोली कवर्ड। उस सब के अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और इस सब के अलावा आइकॉनिक कोर्स महंगा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 69,500, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये पे मत कर देना। सीधा यहाँ पे आपको डालना है एक रेफरल कोड PD10 और सीधा आपके 7,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 और फाइनली एक बार यूपीएससी के लिए सीरियस तरीके से प्रेपरेशन करो। नाउ जापान के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो माइंड में हमारे आता है बुलेट ट्रेन्स और बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड लोग, बहुत ही साफ सिटीज़ और बहुत ज़्यादा इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक। मगर एक रियलिटी इस कंट्री के बारे में ये भी है कि डिफेंस को लेकर जापान आज के समय काफ़ी इनसिक्योर है और काफ़ी हद तक कमज़ोर भी है। जी हाँ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जापान में आज के समय काफ़ी डिबेट हो रहा है, ना सिर्फ जापान में, दुनिया भर में हो रहा है कि जापान पे अगर अचानक से कल को चाइना अटैक करता है, इनके एक टापू पे अटैक करता है और बस उसको कब्जा लेता है, तो क्या जापान खुद को डिफेंड कर पाएगा। और यहाँ पे तो हम बाय द वे बात कर रहे हैं मेनलैंड जापान की, जो सेनकाकू आइलैंड है जिसको लेकर विवाद है बिटवीन चाइना एंड जापान। अगर कल को चाइना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके एक बेस बना लेता है तो क्या जापान उस आइलैंड को बचा पाएगा? दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर जापान। और ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है क्योंकि जापान आज के समय फेस कर रहा है पॉपुलेशन क्राइसिस। जापान की आबादी आज के समय है 12 करोड़ 60 लाख के आसपास, मगर ये आबादी बढ़ने की जगह लगातार हर साल धीरे धीरे कम होती जा रही है। और प्रॉब्लम यह है कि लोग जापान में या तो शादी नहीं कर रहे, शादी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली बड़ी नहीं कर रहे। तो जो यंग लोग हैं स्पेशली बिटवीन द एज ऑफ 18 to 32, इनकी बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है जापान में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे nippon.com का आर्टिकल है। निपॉन बाय द वे जापान का ही एक न्यूज़ पोर्टल है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जापान की आबादी फॉल्स फॉर 9th स्ट्रेट ईयर, लगातार 9वां साल है अभी इस बार जब जापान की आबादी गिरी है। नाउ जब आबादी गिरती है, यंग लोग कम होते हैं, तो हर जगह इसका इम्पैक्ट होता है, हर सेक्टर में। मगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है मिलिट्री पर। मिलिट्री को लेकर आप अगर गूगल करोगे कभी जापान मिलिट्री पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो दर्जनों आर्टिकल मिलेंगे दुनिया भर से जहां पर घूम फिर कर ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, हाउ विल जापान डिफेंड इटसेल्फ इफ इट कांट गेट्स इट्स यूथ टू सर्व। जब उनके पास यंग लोगों की कमी है और जो वहाँ पर यंग लोग हैं भी, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा आर्मी ज्वाइन करने में, नेशन को सर्व करने में। जापान में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑक्यूपेशन ये माना नहीं जाता। तो सिंस इनकी आबादी सिकुड़ रही है, आर्मी के लिए इनके पास रिक्रूट्स कम हो रहे हैं, तो जापान खुद को इन द फ्यूचर डिफेंड कैसे करेगा? अभी के लिए जापान के पास बाय द वे एक्टिव पर्सनल करीब 2.5 लाख के आसपास हैं, मगर ये सब पार्ट हैं जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के। जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध हारा था तो उसके बाद अमेरिका ने जब इनके साथ एक शांति समझौता साइन किया तो ये शर्त लगाई कि आप इन द फ्यूचर अपनी मिलिट्री को बिल्ड नहीं करोगे, यूएस आपके डिफेंस की जो भी जिम्मेदारी है ये उठाता है। तब से लेकर अब तक जापान ने कभी भी ऑफेंसिव अप्रोच के रूप में आर्मी को बिल्ड नहीं किया। जो भी इनकी आर्मी है ये है सेल्फ डिफेंस के लिए। और उसमें भी आप अगर देखो तो जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है उसमें से एक बहुत ही बड़ा जो सेक्शन है ये है डेडिकेटेड टू नेचुरल डिजास्टर्स, कि कल को अगर मान लो सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया,
तो उससे लोगों को राहत देने के लिए ये लोग हेल्प करेंगे। तो जिस तरीके से इंडिया की आर्मी है, इवन मैं कहूंगा पाकिस्तान की आर्मी है, वॉर रेडी है, काफी बार वॉर लड़ चुके हैं, उनको पता है कि वॉरफेयर क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, उस टाइप का वॉर एक्सपीरियंस जापान को दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक जापान ने किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट किया नहीं, क्योंकि यूएस की डिफेंस अम्ब्रेला के अंडर जापान बिल्कुल ही सुरक्षित रहा था ना। हालांकि एक बात मैं मेंशन कर दूं कि आबादी को लेकर इशू है, रिक्रूटमेंट को लेकर इशू है, मगर जापान की सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ठीक है, हमारे पास पैसा है, पैसे को खर्च के धीरे धीरे जो अपनी मिलिट्री है इसको स्ट्रांग करेंगे। और इनका लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि संविधान को भी ये बदलेंगे ताकि जापान फाइनली एक ज्यादा बड़ी आर्मी डेवलप कर पाए। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली जापान ने करीब $46 बिलियन खर्चे हैं फॉर देयर रिसेंट डिफेंस बजट। और आज के समय ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि नया हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, हेलीकॉप्टर कैरियर को अपग्रेड कर रहे हैं। जापान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो है नहीं, एक हेलीकॉप्टर कैरियर है, उसको कह रहे हैं कि और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अब रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया है F-35 को, तो वहां पर भी काम चल रहा है। मगर देखिए, जब किस्मत खराब होती है ना, तो एक के बाद एक जो भी आप प्रयास करें सफलता इतनी मिलती नहीं है। जापान इंडिया की ही तरह एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर तो रहा था, मगर अचानक से रिसेंटली कुछ हैकर्स ने इनके जो भी कंप्यूटर्स हैं साइंटिस्ट के, ये हैक कर लिए और बहुत सारा डेटा हाइपरसोनिक मिसाइल का चोरी कर लिया। तो जो प्राइवेट कंपनी थी जापान की मित्सुबिशी मोटर्स, दे वर डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, जापान प्रोब्स थेफ्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान्स। सो ये इनको झटका लगा है, मगर फिर भी इनके पास जो भी डेटा है वो तो अभी इनका है ही, मिसाइल ये डेवलप करते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए जापान के कुछ प्लान्स हैं, पैसा खर्च करके टेक्नोलॉजी पे काम करके ये डिफेंस को मजबूत करेंगे। मगर प्रॉब्लम जापान के लिए ये है कि फिर भी ये निर्भर रहने वाले हैं यूएसए के लिए फॉर देयर सिक्योरिटी। और इवन दो यूएसए ने वादा किया है जापान को कि आप पे अटैक होता है तो मतलब हम पे अटैक हो रहा है, हम बिल्कुल वॉर में शामिल हो जाएंगे। जापान ने हमेशा यूएस को कहा है कि फिर भी आप अपने कुछ सोल्जर्स हमारी धरती पर रखो। अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है। कंट्रोवर्सी ये है कि इन द पास्ट देखा गया है कि जो यूएस के सोल्जर्स है जापान में, इन्होंने कुछ क्राइम्स भी किए हैं, जैसे कि जापान की जो वहाँ पर लोकल वुमेन है, काफ़ी बार उनको मोलेस्ट किया है, गलत तरीके से बिहेवियर किया है वहाँ पे, तो वो केसेस भी चल रहे हैं। तो इस सब की वजह से जापान का जो आम नागरिक है, जो वहाँ पे आम इंसान है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इस आइडिया को कि यूएस के सोल्जर्स उनकी धरती पर रहे उनको बचाने के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि सरकार जानती है कि चाइना कितना स्ट्रांग हो चुका है, नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल्स हैं, तो अगर डिफेंस एश्योर करना है तो करीब 50,000 अमेरिकन सोल्जर्स हर वक्त जापान के पास होने चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो यहाँ पर ये है, अगर मान लीजिए कल को चाइना अचानक से जापान का एक बहुत ही बड़ा टापू अपने अंडर ले लेता है अटैक करके, अब जब तक यूएस की जो नेवी है, जो इनकी फोर्सेज है, ये आती है वापस, चाइना कहता है कि ठीक है, हम आगे कुछ अटैक नहीं करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप अगर आगे वॉर बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम चाहते हैं कि जो हमने अभी तक ले लिया ये हमारा एरिया है, वी विल नॉट टेक मोर लैंड। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ज़मीन चाइना ले चुका है उसको वापस यूएस दिला नहीं पाएगा, मगर जो बाकी ज़मीन है उसको बचा लेगा उस वक्त। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए जापान ने कहा है कि हमेशा कुछ सोल्जर्स, कुछ हज़ारों सोल्जर्स अमेरिका के यहाँ पे होने चाहिए, ताकि कोई कंट्री कई बार सोचे जापान को अटैक करने में, क्योंकि उसको पता रहेगा कि वो सिर्फ जापानीज सोल्जर्स को नहीं, अमेरिकन सोल्जर्स को भी मारेगा। ना जापान की जो ये मजबूरी है, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक समझ ली, और अब यूएस गवर्नमेंट फाइनली यहाँ पर कह रही है कि और पैसा दीजिए हमको, अभी के लिए जो आप पैसा हमको देते हैं फॉर ट्रूप डिप्लॉयमेंट ये काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, पैसा भी यहाँ पर शामिल है? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। यूएस ने ये कहा है कि हम आपके डिफेंस में आएंगे अगर आप पे अटैक होता है। यूएस सोल्जर्स को अगर हमेशा स्टेशन करके रखना है जापान में तो उसका अलग से खर्चा आएगा। इसके लिए जापान ने पिछले कई सालों से पे किए हैं, हर साल के करीब 2 से लेकर 2.5 बिलियन US $। रफली आप कह सकते हैं ये हो गए करीब 15 से लेकर 17,000 करोड़ रुपए। इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, लेबर कॉस्ट, जो सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी होती है, जो सोल्जर्स जिन कैंप पे रहेंगे, जो उनकी मूवमेंट हो रही है, पेट्रोल में खर्चा हो रहा है, उनके लिए खाना चाहिए, उनके और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जो सारे खर्चे हैं सब मिला के इट इज़ वेल ओवर 2.5 बिलियन $। अब यूएस कह रहा है ये काफ़ी नहीं है, अब ये तो 2.5 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब चाइना से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रिसेंटली यूएस ने और ज़रा डिमांड करी, और हमें एक्चुअली पता नहीं था कि यूएस ने कितनी ज़्यादा डिमांड करी है, मगर जॉन बोल्टन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे, इन्होंने रिसेंटली रिवील किया अपनी किताब में कि ट्रंप चाहते हैं कि जापान हर साल $8 बिलियन दे।
ये रफली आप कह सकते हैं करीब 50 to 55,000 करोड़ रुपीस एवरी सिंगल ईयर जापान से मांग रहा है यूएस सिर्फ अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस बजट है ये है $10 बिलियन। तो ऑलमोस्ट जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है उतना पैसा यूएस मांग रहा है जापान से फॉर सेफ्टी। और जापान के सामने यहाँ पर मजबूरी है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं कहूँगा प्रॉब्लम होती है जब आप कभी भी अपनी आर्मी को रेज नहीं करते, फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते। इंडिया में आज के समय 10 कमियाँ होंगी, मगर एटलीस्ट हम सब लोग सर उठा के ये कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि अमेरिकन सोल्जर्स आके हमको बचाएं। लद्दाख में अगर ठीक है चाइना अग्रेशन करता है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद को बचा पाएं। तो जापान ने भी ये डिसाइड किया है कि ये 1 ईयर की जो डील है ये करेंगे यूएस के साथ 2021 में, और उसके बाद ये करेंगे एक 5 ईयर प्लान जिसमें हर साल ये यूएस को पैसे प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रॉब्लम जापान के लिए ये भी है, अभी ये लोग मांग रहे हैं 8 बिलियन पर ईयर। आज से 5 साल बाद 2025 के बाद ये जो डिमांड है अगर हो जाती है ये 15 बिलियन 16 बिलियन, तो इस तरीके से तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये अपनी आर्मी पर, अपने सोल्जर्स पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर कम खर्चेंगे। इनका फोकस यही रहेगा कि कैसे भी करके जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं इन्हें अपनी कंट्री में रखो। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय फॉर द पीपल ऑफ जापान। नाउ इसको अगर हम देखें एक इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये है कि सिंस जापान आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में है डिफेंस को लेकर, इंडिया इन द फ्यूचर ये कह सकता है कि हम आपके साथ डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे जापान में। इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज की फ्रीक्वेंसी है अभी के लिए ज़्यादातर एनुअली है, इसको हम कर सकते हैं साल में 4 बार या फिर इवन 5 बार, कि साल में 5 बार 4 बार इंडियन वॉरशिप्स ये जापान के पास जाएंगी, वहाँ पर युद्ध अभ्यास करेगी, इंडियन सोल्जर्स जापान में जाएंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे। इससे जापान को काफ़ी हद तक एक अश्योरिटी मिलेगी कि एक ह्यूज आर्मी, एक बहुत ही बड़ी आर्मी एक डीप एंगेजमेंट रखती है विद द जापानीज मिलिट्री। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं साल के 4-5 महीने तो इनके सोल्जर्स जापान में रहते ही हैं किसी ना किसी एक्सरसाइज के रूप में। और इससे देखो इंडिया को और लीवरेज मिल सकती है, और इंडिया ये लीवरेज यूज कर सकता है ट्रेड टॉक्स में। इंडिया ये कह सकता है कि जापान अपनी मार्केट का ज़रा बड़ा एक्सेस दे इंडियंस को, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं इन द फील्ड ऑफ IT मेडिसिन, उनको ज़रा एक्सेस दे अपनी कंट्री का। जापान के यहाँ लेबर की कमी है ही, तो ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर जाएंगे, वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, दे कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया अगर इंडिया इसको प्रॉपर तरीके से सोचता है और क्वाड के अंडर ये प्रपोजल रखता है, तो आई एम श्योर इंडिया कैन बेनिफिट अलॉट और जापान को भी इससे फायदा होगा। दे विल फील इवन मोर सिक्योर और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे यूएस पे फॉर देयर डिफेंस। सो वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा फीचर हमने लिया है फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सही आंसर सी बिल्कुल भी नहीं है, सही आंसर है डी, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में काफ़ी बात कर चुका है कि क्या लॉ को बिल्कुल टू द लास्ट लेटर फॉलो करना चाहिए, इस पर काफ़ी डिबेट होता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने बोरो किया फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो आप चीज़ें देखोगे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया जर्मनी से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये लिया USSR रशिया से, और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने लिया है कनाडा से। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग और एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।